नमस्कार मित्रों, आज हम जो अधिगम का अपना टॉपिक चला रहे थे उसी के आगे पढ़ेंगे। एक यूपी टेट और सुपर टेट में आपका सिलेबस में दिया गया है बालक कैसे सीखते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, बालक कैसे सीखते हैं। बालक कैसे सीखते हैं। बालक कैसे सीखते हैं, ये इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वे विधियां कौन सी हैं जिनके द्वारा हम बालकों को सिखा सकते हैं या बालक अधिगम कर सकते हैं, या वे सब तरीके, वे सभी प्रकार के तरीके जिनसे बालक सीखते हैं, उन सबका अध्ययन ही इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अधिगम की प्रभावपूर्ण विधियां। अधिगम की प्रभावपूर्ण विधियां। वे कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम बालकों को सिखाते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे अनुकरण विधि। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि के संबंध में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अनुकरण सीखने की एक स्वाभाविक विधि होती है। स्वाभाविक रूप से बालक इस विधि के माध्यम से सीखता है। हमने, आपने, सबने, जो हमारी प्रारंभिक अवस्था होती है या हम कह सकते हैं जो हमारी शैशवावस्था होती है, उस अवस्था में प्रायः सभी बालक बालिकाएं अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बालक के सामने हमें कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका उनके मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। हमेशा बालकों के सामने हमें उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जो उनको सही रास्ते पर ले जाए, अच्छी आदतों का उनमें निर्माण करे। ड्राइडन महोदय का कथन अगर आपको याद है तो ड्राइडन कहते हैं पहले हम बच्चों में आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें बच्चों का निर्माण करती हैं, या पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं और आदतें हमारा निर्माण करती हैं। अनुकरण सीखने की एक स्वाभाविक विधि होती है। बच्चों का जूते पहनना, चम्मच से खाना खाना, ये सब दूसरों को या अपने घर के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े भाई बहन, माता पिता, उन सबको देख करके सीखते हैं। इसलिए ये स्वाभाविक विधि कही जाती है। इसमें हम लिख सकते हैं इस विधि में, इस विधि के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से बालक, इस विधि के माध्यम से बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, देखकर सीखता है। तो अनुकरण विधि में क्या है, अनुकरण विधि के माध्यम से बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। तो हमारा जो टॉपिक है बालक कैसे सीखते हैं, तो उसी की चर्चा के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे जो अधिगम की विधियां हैं। उस विधि में सबसे पहली विधि है हमारी अनुकरण विधि। तो अनुकरण विधि में बालक क्या करता है, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। तो ये पहली विधि थी हमारी। दूसरी विधि है क्रिया विधि। क्रिया विधि सीखने की एक वैज्ञानिक विधि है और इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा विज्ञान और गणित के क्षेत्र में किया जाता है। क्रिया का मतलब क्या है, एक्शन। जब बालक कोई कार्य करके सीखता है तो उस विधि को हम कहते हैं कि वह क्रिया के माध्यम से सीख रहा है। यानी आपने देखा होगा जो भी विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सबकी प्रयोगशालाएं बनी होती हैं और उन प्रयोगशालाओं में बालक जो भी कार्य होता है उसको करके सीखता है। तो इस तरीके से भी बालक सीखता है। तो क्रिया विधि के अंतर्गत बालक दिए गए कार्य को या किसी भी कार्य को करके स्वयं सीखता है। इस विधि को हम कहते हैं क्रिया विधि। तो लिख सकते हैं इस विधि
के माध्यम से बालक, इस विधि के माध्यम से बालक क्रिया करके सीखता है। किसी भी प्रकार की क्रिया के द्वारा बालक सीखता है इस विधि के माध्यम से, तो इस विधि को हम कहते हैं क्रिया विधि। तो दो विधियां पढ़ी हमने, जो अधिगम की प्रभावपूर्ण विधियों के अंतर्गत अनुकरण विधि। इस अनुकरण विधि के माध्यम में क्या होता है, बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। और दूसरी पढ़ी क्रिया विधि, इस विधि के माध्यम से बालक क्रिया करके सीखता है, कोई भी कार्य करके स्वयं सीखता है। तीसरी विधि आती है समग्र विधि। समग्र विधि समझिए इसको। समग्र विधि ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है साहित्यिक विषयों को पढ़ाने के लिए, भाषा का शिक्षण कराने के लिए। जब हम बालकों को कोई साहित्यिक विषय पढ़ाते हैं, भाषा सिखाते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या है, समग्र विधि में सबसे पहले संपूर्ण विषय वस्तु को एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जितनी भी विषय वस्तु है, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लिया आप उसको बालक को आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं, और संज्ञा पढ़ाने में आप सबसे पहले बालक को संज्ञा बताएंगे और फिर संज्ञा के विभिन्न प्रकार बताएंगे, एक बार में ही सब बता देंगे। उन जो आपका प्रस्तुतिकरण था, जो आपने बताया है, उसको आप फिर से दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे। देखिए, बार बार दोहराने से क्या होता है, कई बार कुछ बातें हमारे समझ में नहीं आती हैं एक बार में, तो वो दूसरी बार में समझ में आ जाती हैं, 3 बार में समझ में आ जाती हैं। इसीलिए जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि प्रश्न को 1 से अधिक बार पढ़ना चाहिए। कभी कभार होता क्या है कि एक बार प्रश्न पढ़ने पर हमें उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो पता ही नहीं चल पाता है कि ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है। 2 बार पढ़ने पर, 3 बार पढ़ने पर वो बात हमारे समझ में आ जाती है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। इसलिए हमें हमेशा प्रश्न को, जो प्रश्न में समझ में नहीं आ रहा है, उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। इससे वो बात हमारे समझ में आ जाती है। तो समग्र विधि के माध्यम से बालक के सामने संपूर्ण विषय वस्तु एक साथ प्रस्तुत कर दी जाती है, और वो विषय वस्तु कई बार प्रस्तुत की जाती है, बार बार प्रस्तुत की जाती है। इससे बालक उस विषय वस्तु का केंद्रीय भाव जो होता है, हम कह सकते हैं जो उसका मेन पॉइंट होता है, वो उसके समझ में आ जाता है। हम लिख सकते हैं इसमें, इस विधि के माध्यम से या इस विधि के द्वारा बालक के सामने, इस विधि के द्वारा बालक के सामने संपूर्ण विषय वस्तु, संपूर्ण विषय वस्तु एक साथ कई बार प्रस्तुत की जाती है, एक साथ कई बार प्रस्तुत की जाती है। तो इस विधि को हम कहते हैं समग्र विधि या संपूर्ण विधि। तो अनुकरण विधि के माध्यम से बालक क्या करता है, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। क्रिया विधि के माध्यम से बालक क्रिया करके सीखता है। समग्र विधि के द्वारा बालक के सामने विषय वस्तु, ये जो भी विषय वस्तु है उसकी संपूर्ण विषय वस्तु एक साथ कई बार प्रस्तुत कर दी जाती है। तो ऐसी विधि को हम कहते हैं समग्र विधि। अगली विधि है हमारी खंड विधि। खंड विधि समग्र विधि की बिल्कुल उल्टी विधि हम कह सकते हैं, अपोजिट कह सकते हैं। समग्र विधि के माध्यम से बालकों के सामने संपूर्ण विषय वस्तु एक साथ प्रस्तुत कर दी जाती है, जबकि खंड विधि के माध्यम से
जब हम खंड विधि का प्रयोग करते हैं तो जो विषय वस्तु है हमारी उसको छोटे छोटे अंशों में बांटकर, भागों में बांटकर बालक के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई उदाहरण ले लीजिए, हमें संज्ञा पढ़ाना है तो सबसे पहले हम बालक को संज्ञा बताएंगे, केवल संज्ञा, संज्ञा क्या है। फिर हम उसके बाद में संज्ञा के विभिन्न प्रकार बताएंगे और फिर बालक के सामने हम एक एक प्रकार को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में रखेंगे, जिससे बालक प्रत्येक प्रकार को भली भांति समझ सकेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इस विधि के माध्यम से या इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा बालक के सामने, इस विधि के द्वारा बालक के सामने विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों या खंडों में प्रस्तुत करके सिखाया जाता है। तो खंड विधि के माध्यम, खंड विधि में क्या है, इस विधि के द्वारा बालक के सामने विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों या छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में बांट करके बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार से बालक को सिखाया जाता है। अगली है विधि हमारी मिश्रित विधि। मिश्रित विधि, मिश्रित माने मिली जुली विधि, मिश्र की हुई विधि। इस विधि के माध्यम से जो हमारी समग्र विधि है और जो खंड विधि है, उन दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। किस विधि में? मिश्रित विधि में समग्र विधि और खंड विधि, दोनों विधियों का प्रयोग करके बालक को अधिगम कराया जाता है या बालक को सिखाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कुछ विषय वस्तु ऐसी है जिसको संपूर्ण प्रस्तुत कर दिया गया या पहले संपूर्ण प्रस्तुत कर दिया गया, पूरे विषय वस्तु का जो केंद्रीय भाव था वो बालक को एक बार में बता दिया गया। फिर उसके बाद उस विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में, भागों में बांट करके बालक के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह स्थायी होता है और अधिगम बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो यह खंड विधि, तथा समग्र विधि, यह खंड विधि तथा समग्र विधि का सम्मिलित स्वरूप होता है। यह विधि खंड विधि और समग्र विधि की सम्मिलित स्वरूप होती है या मिला जुला स्वरूप होता है, या दोनों को मिलकर अधिगम के लिए प्रयोग किया जाता है, या दोनों विधियों को एक साथ मिला करके अधिगम के लिए हम प्रयोग करते हैं। और हम एक और अंतिम विधि की बात करेंगे, सस्वर पाठ विधि। सस्वर पाठ विधि आप जैसे जितने लोग हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि विषयों से बीएड करके आए हैं या बीपीसी करके आए हैं, तो वहां पर जब आपको ये भाषा का शिक्षण कराया जाता है तो वहां पर आपको सस्वर पाठ, मौन पाठ, अनुकरण वाचन, ये सब आपको वहां पे बताया जाता है। सस्वर यानी स्वर के साथ में, सस्वर स्वर के साथ में वाचन करना या पठन करना। इसके अंतर्गत जब आप किसी भाषा वाले विषय को, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनमें से किसी विषय को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसका सस्वर वाचन करते हैं, सस्वर पाठ करते हैं। जैसे आप कोई श्लोक पढ़ा रहे हैं, आपने सबसे पहले वो श्लोक छात्रों को सुनाया, फिर उसके बाद में बालक उसका मौन वाचन करते हैं, उसके बाद आप उसका जो भाव है, अर्थ है, व्याख्या, आप उसकी व्याख्या कर देते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं सस्वर पाठ विधि, और यह अधिगम की एक बहुत ही प्रभावपूर्ण विधि मानी जाती है। और इससे होता क्या है, सस्वर पाठ विधि के माध्यम से, सस्वर पाठ विधि के माध्यम से
सस्वर पाठ विधि के माध्यम से विषय वस्तु के संपूर्ण अंश, देखिए विषय वस्तु जितनी चाहे छोटी विषय वस्तु हो या बड़ी विषय वस्तु हो, जब आप उसके सस्वर वाचन करेंगे, एक बार पढ़ाएंगे, दो बार पढ़ाएंगे, इससे दो लाभ होंगे। सबसे पहला तो लाभ ये होगा, जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे, आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो बालक की वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। बालक उसको बार बार पढ़ेगा तो उसकी वर्तनी भी शुद्ध हो जाएगी। और दूसरा ये होगा कि जो भी तथ्य हैं वो उसके समझ में आ जाएंगे। यानी विषय वस्तु के संपूर्ण अंश स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण अंश स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जो कि हमारे एससीईआरटी के सिलेबस में दी गई हैं। आपको इससे ज्यादा विधियां नहीं पढ़नी है और बहुत ज्यादा सिलेबस भी नहीं पढ़ना है। हम आपके जितना भी सिलेबस आपका दिया गया है, यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी डीएलएड, वो सारा सिलेबस यहाँ पर कवर कराएंगे और वो भी एससीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आपको ये 6 विधियां मुख्य रूप से याद रखनी है। खंड विधि के माध्यम से, इसके द्वारा बालक के सामने विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों या खंडों में प्रस्तुत करके सिखाया जाता है। और मिश्रित विधि, समग्र विधि और खंड विधि का एक मिला जुला स्वरूप है। और अगली थी हमारी ये सस्वर पाठ विधि। तो बालक कैसे सीखते हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने बात की शिक्षण विधियों पर। अब आगे की चर्चा। देखिए बालक कैसे सीखते हैं, एक तो शिक्षण विधियों के माध्यम से, और दूसरा, अब कुल मिलाकर के आप एक बात समझिए कि वे सभी माध्यम जिनके द्वारा अधिगम होता है, या वे सभी प्रकार, वे सभी तरीके जिनके द्वारा बालक सीखता है, उन सबका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम इन विधियों के माध्यम से सीखते हैं, या बालक इन विधियों के माध्यम से सीखता है। दूसरा, इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि बालक के जो अधिगम के जो 3 पक्ष होते हैं, बालक उन पक्षों के माध्यम से सीखता है। अगर आपसे पूछा जाए अधिगम के कितने पक्ष हैं, अधिगम के पक्ष, तो अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। या तो कोई बालक संज्ञान के द्वारा सीखता है, तो उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। कोई भी बालक है जिसको देखिए साधारण भाषा में हम ज्ञान कहते हैं, उसी को मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञान कहा जाता है। तो कोई बालक या तो संज्ञान या ज्ञान के द्वारा सीखता है, ज्ञान के द्वारा सीखता है। दूसरा, बोध के द्वारा सीखता है, और इसे हम कहते हैं बोधात्मक पक्ष या बोधनात्मक पक्ष, बोधात्मक पक्ष। और यह बालक सीखता है भाव के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं भावात्मक पक्ष। इसी पेपर में ये पूछा गया था अधिगम के कितने पक्ष होते हैं, तो अधिगम के 3 पक्ष होते हैं जिनके द्वारा बालक सीखते हैं। पहला पक्ष है संज्ञानात्मक, दूसरा है बोधात्मक और तीसरा है भावात्मक पक्ष। आपको इतना याद रखना है कि अधिगम के 3 पक्ष हैं, उनके माध्यम से बालक सीखता है, संज्ञानात्मक पक्ष, बोधात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। अब अगर आपसे पार्टिकुलर पूछ लिया जाए कि किस अवस्था में किस प्रकार का अधिगम होता है, किस अवस्था में बालक किस प्रकार से सीखता है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे शैशवावस्था की। अगर आपसे पूछा जाए कि शैशवावस्था में बालक का अधिगम किस प्रकार होता है, या शैशवावस्था के बालक किस प्रकार से सीखते हैं। देखिए शैशवावस्था में बालक कैसे सीखते हैं, एक तो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, और जब बालक बहुत छोटा होता है तो वह गामक क्रियाओं के द्वारा सीखता है, गामक क्रियाओं के द्वारा सीखता है, और उसको हम कहते हैं गामक अधिगम। शैशवावस्था में आपसे पूछा जाए कभी प्रश्न में कि बालक किस प्रकार से सीखता है या कैसे अधिगम होता है, तब आप बताओगे गामक क्रियाओं के द्वारा होता है। और मुख्य रूप से ये पूर्व शैशवावस्था की बात है। उत्तर शैशवावस्था में गामक अधिगम तो होता ही है, साथ ही साथ वह अनुकरण के द्वारा भी सीखने लगता है। दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें बाल्यावस्था,
आपसे कभी पूछा जाए बाल्यावस्था में बालक कैसे सीखता है, तो बोधात्मक पक्ष से सीखता है और उसके अधिगम को हम कहते हैं प्रतिबोधनात्मक अधिगम। प्रतिबोधनात्मक अधिगम। शैशवावस्था में गामक अधिगम, बाल्यावस्था में प्रतिबोधनात्मक अधिगम, और तीसरी अवस्था है महत्वपूर्ण अवस्था हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक कई प्रकार से सीखता है, लेकिन आपको एक ही लिखना है मुख्य रूप से संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम। शैशवावस्था में कामक अधिगम, बाल्यावस्था में प्रतिबोधनात्मक अधिगम और किशोरावस्था में संकल्पनात्मक अधिगम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, बालक किस प्रकार से सीखते हैं। आपको इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना आप अगर पढ़ लेंगे तो कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।